हेलो फ्रेंड्स, माई सर भीष्मा सर। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के इस थियरी टॉपिक के लेक्चर में हम रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जनरली जो रियल नंबर सेट है वो दो टाइप के नंबर से बना हुआ है। एक होता है रेशनल नंबर्स और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। अब बेसिक डिफरेंस क्या है, कोई नंबर रेशनल कब होगा और कब इरेशनल होगा। तो इफ अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a by b where b belongs to n, a belongs to z, then such number is called rational number. And if we cannot represent a number as a ratio of another two integers, that is a upon b form, then such number is called irrational number. 9th स्टैंडर्ड के अंदर हमने इरेशनल नंबर क्या होता है और उसको कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी। इस लेक्चर के अंदर हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और फिर रेशनल और इरेशनल नंबर्स की आगे की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे √2, √3, √5, √7, पाई, ई एटसेट्रा आर दी एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स। आपको बच्चों लगेगा कि सर ने पाई लिखा है, 22/7 होता है पाई, तो पाई को तो हम रेशियो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पाई की नियर बाय वैल्यू 22/7 है। एक्चुअल में पाई की फिक्स वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, स्टेबल वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। पाई इज एन इरेशनल नंबर। आप अगर सर्च करोगे गूगल पे कि वैल्यू ऑफ पाई अप टू 1000 डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 1000 नंबर्स तक आपको आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा और कोई भी पैटर्न बनती हुई वहां पे नहीं दिखेगी। ये पैटर्न क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो इन जनरल पाई इटसेल्फ इज एन इरेशनल नंबर। दूसरी एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करने लायक है कि हमने b बिलोंग्स टू n लिखा है और a बिलोंग्स टू z। दोनों को इंटीजर लेना था तो फिर हमने b बिलोंग्स टू z क्यों नहीं लिखा। तो कभी भी किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जब जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर यानी यहाँ पे b, वो जब जीरो हो जाएगा तो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा या अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये केस को रिमूव करने के लिए हमने वहां पे b बिलोंग्स टू n लिखा है। नेचुरल नंबर सेट में कभी जीरो वैल्यू b अटेंड नहीं कर सकता। आपको लगेगा कि नेगेटिव नंबर्स कैसे बनेंगे, जैसे -2/3, -5/4 या ऐसा कुछ रेशनल के लिए। तो a बिलोंग्स टू z में से जब a को पॉजिटिव लेंगे तब रेशियो पॉजिटिव होगा, यानी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर मिलेगा, और जब नेगेटिव नंबर लेंगे तब नेगेटिव रेशनल नंबर हमें मिलेगा। तो आगे रेशनल एंड इरेशनल की टोटल डिस्कशन खत्म हो जाए उसके बाद हम √2 या √3 या √5 या 7 ये सारे नंबर्स इरेशनल क्यों है उसको डिटेल में मैं एग्जांपल लेके आपको प्रूव करके सिखाऊंगा। अभी के लिए हम यहां से इसको छोड़ देंगे इस टॉपिक को, लेकिन आगे वापस मैं √2 इरेशनल क्यों है उसको आपके आगे प्रूव करके दूंगा। और एक चीज जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ी थी कि √π या √p इज इरेशनल if p is a prime number। ये हमें विदाउट प्रूफ याद रखना है। ये एक लेम्मा है जिसको हम विदाउट जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिखा जाएगा तो वो एक इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देखोगे स्क्वायर रूट के अंदर हमने 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5, 7, ये सारे प्राइम नंबर्स है और वो डेफिनेटली ऑलवेज क्या होंगे, इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक और चीज कि इफ p डिवाइड्स a square then p also divides a, where
T is a prime number and A is any integer। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि ये कहना क्या चाहता है कि कोई भी एक प्राइम नंबर है, जैसे आप लेट कर सकते हो 2 इज अ प्राइम नंबर। इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि कोई परफेक्ट स्क्वायर को वो डिवाइड कर रहा है, जैसे कि 4, तो अगर 2 4 को डिवाइड कर सकता है तो 4 का स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा a, तो 4 के स्क्वायर रूट को भी वो डिवाइड कर सकता है, यानी 2 को। फॉर एग्जाम्पल, इफ 3 डिवाइड्स 81 हमने क्यों लिया, 9 दी होल स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर लेना है, देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स 9, वो 9 को भी डिवाइड कर ही लेगा। ए स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर सकता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि मैं 4 के लिए लिखूं तो इफ 4 डिवाइड्स 256 then 4 also divides 16। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये स्टेटमेंट आप याद रखोगे जो कि ऑब्वियसली ट्रू है, तो हम फिर आगे √2 √3 या √π ऐसे किसी नंबर को इरेशनल प्रूव जब करने बैठेंगे तब हमें ऐसे किसी लेमा की जरूरत पड़ेगी, तब ये हमारे काम लगेगा। हम आगे रेशनल इरेशनल नंबर की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो अब रेशनल नंबर क्या होता है और कितने टाइप का होता है, तो टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हमने आगे देखा कि जिस नंबर को a/b फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो ऑलवेज रेशनल नंबर होता है। तो फिर उसके टाइप्स क्या होंगे, तो एक होता है टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपांशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप डेसिमल एक्सपांशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों रेशनल नंबर के ही कैसे टाइप बने हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तीसरा टाइप या एक तीसरे टाइप का नंबर ऐसा भी डिफाइन किया जा सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये दोनों टाइप जो है वो रेशनल नंबर के हैं और ये इर्रेशनल नंबर है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा यानी कि टर्मिनेट ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा, और नॉन रिपीटिंग होगा यानी कि कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगी। जैसा मैंने आगे बताया था कि अगर पाई को आप 1000 डेसिमल पॉइंट तक उसका एक्सपांशन देखोगे या उस नंबर को ऑब्जर्व करोगे अप टू 1000 10,000 डेसिमल पॉइंट, तो कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होगी। ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग टाइप के नंबर्स है, यानी कि पैटर्न रिपीट नहीं होगी। जब रेशनल नंबर्स की आप बात करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है लेकिन साथ में रिपीटिंग पैटर्न दिखाएगा, यानी कि एक जैसे नंबर्स को रिपीट करेगा। हम एग्जांपल लेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। ये हर एक टाइप के एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है टर्मिनेटिंग। तो सपोज मैं 3/2 करूं तो वो होता है 1.5, डेसिमल पॉइंट के बाद 5 यहां पे टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसा होता है टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन या नंबर। देखो मैं एक रेशनल नंबर को अगर उसकी वैल्यू फाइंड करूं तो 1.5 पे आके वो रुक जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। ऐसे ही सपोज मैं 1 को 3 से डिवाइड करता तो ऐसे सिचुएशन में आंसर आएगा 0.333333 ऐसे चलता ही रहेगा।
तो ये देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट हो रही है तो इसको लिखा जाएगा रिपीटिंग नंबर। इसको बार नोटेशन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 0.3 बार। ऐसा नहीं है कि एक नंबर के ऊपर हम बार नोटेशन यूज करेंगे। सपोज ये 0.123, बाद में 123, बाद में 123 ऐसे रिपीट होता तो उस सिचुएशन में हम 0.123 बार लिखते हैं। चलो एक आध एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं 2 या 5 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 डिवाइड बाय 7, तो या 50 डिवाइड बाय 7 करो, चलो 50 डिवाइड बाय 7, तो 7 7 जा 49, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, और फिर 7 1 जा 7, बचेंगे 3, 30, 7 4 जा 28, बचेगा 20, 7 2 जा 14, तो बचेगा 6, 60, 7 8 जा 56, बचेगा 40, 40 पे 7 5 जा 35, बचेगा वापस से 50, और 7 7 जा 49, बचेगा 1। अब 1 से 7 1 जा 7 हो जाएगा, उसके बाद 30 पे 7 4 जा 28, 20 पे वापस से 7 2 जा, फिर 60 पे 7 8 जा, और फिर 40 पे वापस से 7 5 जा, और फिर 50 पे 7 7 जा, वापस से 1 आ जाएगा। तो देखो आप ध्यान से, ऐसे चलता रहेगा, ये मैं कितना भी डिवीजन करूँ ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक पैटर्न है 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट होती रहेगी। यानी कि मैं 50 डिवाइड बाय 7 को ऐसे लिख सकता हूँ 707.142857 बार। ये बार नोटेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी ही पैटर्न इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक आप जितना भी डिवीजन करोगे ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। इसीलिए इसको लिखा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग नंबर। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये टाइप का टर्मिनेट होने वाला भी एक रेशनल नंबर है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, 12 डिवाइड बाय 5, तो 5 2 जा 10, बचेगा 2, डेसिमल पॉइंट लगने के बाद 5 4 जा 20, तो हो जाएगा 4 पे वो खत्म हो जाएगा। तो ये टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेटिंग नंबर है ये रेशनल नंबर तो है ही, साथ में कैसा है, टर्मिनेटिंग। इन दोनों के एग्जाम्पल तो बन गए। अब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि इरेशनल नंबर। तो आप कोई भी, जैसे मैंने पाई का बोला था, आप ई जो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है उसके बेस के लिए अगर आप सर्च करोगे या √2 की वैल्यू फाइंड करोगे गूगल पे, अगर आप डाल दोगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 अप टू 10,000 डेसिमल पॉइंट, तो 10,000 डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट होता है, उसके बाद 10,000 नंबर्स तक इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये फिर भी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं होगी। अब सारे नंबर्स को ऑब्जर्व करोगे फिर भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगी, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग टाइप नंबर होगा और ये होता है इरेशनल नंबर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये एक टर्मिनेट हुआ, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ये भी टर्मिनेट हो गया, ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है। इनके टर्मिनेट हो जाने का एक अलग से बिहेवियर है, एक स्पेशल बिहेवियर है, और उसका रीजन ये है कि इसके डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते, यहाँ पे तो प्योर फैक्टर या एक नंबर ही प्रेजेंट है, लेकिन सपोज कोई बड़ा नंबर भी होता है और उसको अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते तो उसके फैक्टर में ऑलवेज 2 की कोई पावर 5 या उसकी कोई पावर या फिर दोनों कॉम्बिनेशन में 2 और 5 की कोई पावर होगी, तो ही ये टर्मिनेटिंग टाइप का नंबर बन पाएगा। नहीं समझ आया आपको? चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मैं 338 को, फॉर एग्जांपल 338 को 50 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इस सिचुएशन में मैं सपोज इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं? तो जब मैं 50 को फैक्टराइज करूंगा तो वो बनेगा 5 × 5 × 2, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर × 2। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इसलिए किया कि ये वाला 2 इस 2 के साथ मर्ज होकर 2 की पावर 2 बना देगा और दोनों की सेम पावर बन जाएगी, यही पर्पस था। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से देखना, ये 300 2 जा 600, 38 2 जा 76, डिवाइड बाय अब बन गया 100। तो इसका मतलब ये बन गया कि 338 डिवाइड बाय 50 भी
एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा और जिसकी वैल्यू होगी 6.76। ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर बना है। क्या मतलब है इन सब चीजों का? तो सिंपल सी बात है कि जब हम डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर है, ये पोजीशन, एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है? बी, ए अपॉन बी, पी अपॉन क्यू। तो जो डिनोमिनेटर का नंबर है, अगर उसको मैं फैक्टराइज कर दूं और उन फैक्टर्स के अंदर 5 या उसकी कोई पावर प्रेजेंट हो, 2 या उसकी कोई पावर प्रेजेंट हो, और इनको छोड़ के और कोई भी नंबर प्रेजेंट ना हो, तो ऑलवेज वो टर्मिनेटिंग टाइप का नंबर ही बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होगा वो। सपोज इससे अलग कोई नंबर आ गया तो जैसे कि यहां पे हमने देखो 50/7 लिया था, 2 को छोड़ के कोई एक प्राइम नंबर प्रेजेंट था, और इस सिचुएशन में देखो हमें कैसा नंबर मिल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का नंबर मिल रहा है। वैसा ही हमने यहाँ पे किया था, 1 के डिनोमिनेटर में 3 को लिया था, यहाँ पे भी हमें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही मिल रहा है। तो आगे हम ये जो फैक्ट है उसको एक बार नोट डाउन करेंगे और इसकी थोड़ी बहुत और डिस्कशन करके फिर लेक्चर को एंड करेंगे। तो बच्चों, जैसा अभी हमने आगे डिस्कस किया कि इफ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पावर ऑफ 2 पावर ऑफ 5, प्राइम नंबर 5, और बोथ आर प्रेजेंट एंड नो एनी अदर प्राइम factors are present, then such rational number is terminating number। एक आध दो एग्जाम्पल लिख देते हैं इस चीज के। फॉर एग्जाम्पल 17 डिवाइड बाय 100 और 17 डिवाइड बाय 25, या फिर 17 डिवाइड बाय 16, या 17 में इसीलिए ले रहा हूँ कि कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 3 डिवाइड बाय 16 और 3 डिवाइड बाय 25, ऐसा कोई भी नंबर जिसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर 5, उसकी कोई पावर, 2 उसकी कोई पावर, या 5 और 2 इनकी ही कोई पावर प्रेजेंट हो प्रोडक्ट में, तो वो सारे टर्मिनेटिंग टाइप ही होंगे, एटसेट्रा। इफ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर any prime number other than 2 and 5 is present, then such number or such rational number is called non-terminating, repeating, रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि 15, तो 7 डिवाइड बाय 15, और दूसरा कोई भी नंबर जैसे 7 या 7 6 42 होता है, तो ऊपर में लिख दूँ 38 डिवाइड बाय 42, एटसेट्रा। अगर आप 42 को फैक्टराइज करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा। प्राइम फैक्टर 2 भले ही प्रेजेंट हो, साथ में 3 एंड 7 भी प्रेजेंट है। कोई भी प्राइम नंबर 2 और 5 को छोड़ के अगर प्रेजेंट है डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन के अंदर, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का ही होगा। इतना आपको क्लियर याद रखना है। एक चीज जो हमने आगे डिस्कस की थी उसको अभी हम कंप्लीट करते हैं कि वाई √3 इज इर्रेशनल, और प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। तो बेटा एक चीज पहले नोट डाउन करने लायक है, एक नोट में लिखता हूं वो याद रखना कि इन द प्योर फॉर्म
ऑफ रेशनल नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। क्या मतलब है इस चीज का? एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि सपोज मैंने लिखा है 20 डिवाइड बाय 8, तो क्या ये वैलिड होता है? आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 20 डिवाइड बाय 8 आने पे आप क्या करते हो? 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, यानी कि आप लिख देते हो 5 डिवाइड बाय 2। तो जब प्योर फॉर्म, इसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन ना भी करो तो चलता है, जब रेशनल आंसर लिखना है तो जब प्योर फॉर्म में होता है नंबर, तब उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर क्या था? 20 डिवाइड बाय 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इंटू 2। तो ये जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, वो कट होने के बाद ऐसा ही नंबर या ऐसे ही प्राइम नंबर्स बचेंगे जिनके बीच कोई और कॉमन फैक्टर प्रेजेंट ना हो। क्या लिखा है? इन द प्योर फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, प्योर फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर बचना नहीं चाहिए। इस फैक्ट को याद रखना। और दूसरा, हमने आगे जो आज एक स्टेटमेंट याद रखा था कि इफ अ प्राइम नंबर p divides a square, then p can also divide a, where a is any integer number। ये दोनों फैक्ट अगर आप क्लियर समझ पाते हो और आपको अगर याद भी है तो आप ऑलवेज ऐसे किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान से देखना। एक मेथड होती है मैथमेटिक्स के अंदर जिसको बोला जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को हम यूज करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या होती है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? तो जनरली मैथमेटिकली अगर किसी चीज को हम प्रूव ना कर पाए, मैथमेटिकल स्टेप्स को यूज करके किसी चीज को प्रूव ना कर पाए, और हमें पता है कि स्टेटमेंट तो सच में सही है, हमें प्रूव करना है वो सही है, लेकिन हम उसको प्रूव कैसे करें वो समझ नहीं आता, तब हम उससे उल्टा प्रूव करने का ट्राई करेंगे, और जिसको बोला जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है? रूट 3 इज इरेशनल। हम लेट क्या कर लेंगे? लेट रूट 3 इज रेशनल, और फिर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे कि ये रेशनल होता तो क्या होता, और उसके कुछ स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे। क्योंकि हम सीधे वे से इसको इरेशनल प्रूव नहीं कर सकते, तो हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में उल्टा प्रूव करने का ट्राई करेंगे। अब सच में अगर ये उल्टा ट्रू होता, इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट ट्रू होता, तो हमें कोई ऐसा प्रूफ मिल जाता या ऐसी कंडीशन मिल जाती जो ऑलवेज ट्रू है। और सच में अगर दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है, हम उसको प्रूव नहीं कर सकते या प्रूव करने की कोई ऐसी मेथड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। जब उल्टा स्टेटमेंट प्रूव करना चाहेंगे और कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन आ जाएगी, तो वो उल्टी सिचुएशन इम्पॉसिबल है, और अगर उल्टी सिचुएशन इम्पॉसिबल है तो फिर जो दिया हुआ है वो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। थोड़ा एक आध क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप देखोगे तो आइडिया और क्लियर होगा। तो हम ज्यादा डिस्कशन छोड़ के अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रूफ, लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। मैंने जैसा अभी बताया बच्चों आपको कि हम रेशनल नंबर है ऐसा सोच के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हमें प्रूव करना है रेशनल, लेकिन हम स्टार्ट कहां से करेंगे? रेशनल से। तो देयरफॉर रूट 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a अपॉन b, वेयर a बिलोंग्स टू z, b बिलोंग्स टू n, एंड a एंड b डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स। ये रिजल्ट अभी हमने यहां पे ऊपर लिखा हुआ है, हमने उसी चीज को लिस्ट किया है कि अगर ये a अपॉन b फॉर्म से रूट 3 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है रेशनली, तो फिर a एंड b के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब सपोज इस सिचुएशन में मैं b को सामने ले जाऊं, तो इंप्लाइज रूट 3 इंटू बी इक्वल्स टू a बन जाएगा। सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्क्वायर कर दे तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बन जाएगा।
3b स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब क्या बन गया कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ऐसा क्यों? सपोज मैं ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड करूं, जैसे यहां पे मैं ए स्क्वायर डिवाइड बाय 3 फाइंड करूं तो वो होगा 3b स्क्वायर डिवाइड बाय 3, 3 कट होके इक्वल्स टू बी स्क्वायर बन जाएगा, वेयर b बिलोंग्स टू n था। तो अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करूं, देखना ध्यान से, सपोज मैं 24 को 3 से डिवाइड करूं और मुझे आंसर में रिमाइंडर 0 मिल रही है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक इंटीजर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ। तो यही तो हमने लिखा है कि अगर ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड करें तो एक इंटीजर आंसर आ रहा है बी स्क्वायर या बी, तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब ए खुद था क्या, एक इंटीजर था, हमने आगे ही इसको अज्यूम किया हुआ है कि ए बिलोंग्स टू जेड एक इंटीजर है। और अगर इंटीजर के स्क्वायर को, यहां पे हमने ये लिखा हुआ है कि इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर वेयर ए इज इंटीजर, अगर इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो इंटीजर को भी डिवाइड कर सकता है, इंप्लाइज ए इज डिविजिबल बाय 3। Therefore 3 is a factor of a। रिजल्ट नंबर 2। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद वापस से हमने यहां से स्टार्ट किया था कि √3 इक्वल्स टू a अपॉन बी। नाउ √3 इक्वल्स टू a अपॉन बी, दैट इज √3b इक्वल टू a। अब बेटा यहां पे हमने ऊपर लिखा है रिजल्ट नंबर 2 में कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ a, यानी कि मैं 3 अगर a का एक फैक्टर है तो a को 3m या 3n के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो देयरफॉर √3b इक्वल्स टू a की जगह पे मैं 3m या 3n ऐसा कुछ लिख सकता हूं। अब ऐसा कैसे? तो अगर 24 का एक फैक्टर है तो मैं 24 को 3 इंटू 8 लिख सकता हूं, वेयर 8 इज अनदर इंटीजर। तो अगर a का एक फैक्टर 3 है तो मैं a को इन टर्म्स ऑफ 3m लिख सकता हूं, वेयर m इज एन इंटीजर। ध्यान से सोचोगे, इसको रिवाइंड करके एक दो बार और देखोगे तो समझ आ जाएगा। वापस से स्क्वायर करते हैं तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3m स्क्वायर इंटू 3, ये 3 स्क्वायर को मैंने 3 इंटू 3 लिखा है, तो 3 कट हो गया, यानी कि b स्क्वायर इक्वल्स टू 3m स्क्वायर। और अगर b 3m स्क्वायर टाइप का एक नंबर है तो देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। एंड अगर कोई इंटीजर 3 से डिविजिबल है तो वो उसका स्क्वायर रूट भी 3 से डिविजिबल होगा, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। और अगर खुद b भी 3 से डिविजिबल होगा तो देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ b ऑल्सो। ये हमारा रिजल्ट नंबर 3 बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम 2 एंड 3, इन दोनों को मिला के अगर देखें तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ, ये दोनों का फैक्टर है। और यहां पे तो हमने लिखा हुआ है विच इज नॉट पॉसिबल, रीजन फ्रॉम 1। रिजल्ट 1 में हमने क्लियर लिखा हुआ है कि a एंड b डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। अगर उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर ये 3 कहां से आया? देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग है तो फिर करेक्ट क्या होगा? इंप्लाइज √3 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। तो ये जो मेथड हमने डेवलप की है इसको बोला जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए हमारे पास ये एक मेथड रहेगी। आप इसको 2 बार 3 बार अच्छे से रिवाइंड करके देखना तो आपको ऑलवेज आइडिया इसके बारे में क्लियर रहेगा। बाकी आप अटक जाओगे, किसी ना किसी स्टेप में आप फंस जाओगे, तो इसको एकदम ध्यान से देखना। इसी के साथ हमारे पूरे रियल नंबर चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। इसके बाद जो लेक्चर होंगे उसके अंदर हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आगे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से रिवाइंड करके बराबर से थियरी को प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, if you like our content and videos then please like, share and subscribe our YouTube channel Educulum and do not forget to press the bell icon.
You can also follow us on our Facebook page Educulum Gurukul, our Instagram page Educulum. Also, for more videos and assignments and handwritten notes, exam papers, you can download our Play Store application Educulum. Thank you for your support. Keep watching our videos. Goodbye.